चीन के साथ उसके पहले से संबंध अच्छे और अमेरिका के साथ अब ऐसे संबंध कि जनरल आसिम मुनीर ऐसा लग रहा है लंगोटिया दोस्त हो गए ट्रम्प साहब के। तो इस एरिया में अब आज ईरान से बात करने के लिए उनके लिए सबसे मुफीद पाकिस्तान ही है। बॉर्डर है, मुसलमान है और पुराने संबंध हैं और कोई कोई लिंक निकल आता है, फिर वो चीन को भी हैंडल कर सकता है। तो वो काम भारत नहीं कर सकता इस। और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है और जो बाहरी उनकी छवि है उसको ठीक करने की जरूरत है और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। क्योंकि अगर वो इस युद्ध को रुकवाने में कोई भूमिका निभा पाया तो उस कद को बढ़ने से तो नहीं रोक पाएंगे। इससे पाकिस्तान छोटा नहीं होता, इससे पाकिस्तान बड़ा होता है। हाँ। तो ये चापलूसी का जो एक आरोप पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, दरअसल ये कहीं ना कहीं अपनी खींच को छुपाने की एक कोशिश है। वो राजनीति सफल ही इस बात पे है कि वो पाकिस्तान और मुसलमान पे चल रही है। उसका सिनेमा इसी बात पे सुपर हिट हो जा रहा है धुरंधर नाम से। तो जम्मू कश्मीर हमारा जहां था वहीं है, धारा 370 से हम पता नहीं क्या करने वाले थे, अभी तक तो कुछ उसमें जादू हुआ नहीं। पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका का भी दोस्त है, वो चीन का भी दोस्त है, ईरान भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और वो 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट में से एक का निवारण करने की किरदार में आज वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कल परसों टीवी चैनल पर देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर गौरव आर्या जी, मेजर गौरव आर्या आए और उन्होंने कहा कि इजराइल पर 50 बम गजा पे और फेंकने चाहिए और लेबनान पे 100 बम और फेंकने चाहिए। वो गाजियाबाद में एक बाबा बैठ कर रोज मुसलमानों को गाली देता है। दरअसल ट्रंप इस बार जब से आए हैं तब से उन्होंने मोदी जी का पूरा बुखार उतार दिया है। एक काम तो उन्होंने भयानक किया। अगर वो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है फॉर व्हाटएवर रीजंस, लेकिन उसके किरदार को तो आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह के हमारे लोग हैं, ये वो है जो अंग्रेजों से भी कभी नहीं लड़े, अंग्रेजों से मिल के चलते थे। ये ऐसे ताकतवर लोगों से हमेशा मिल के चलते हैं। जब मुगल थे तो ये उनसे मिल के चलते थे। ये नहीं मतलब इनके पूर्वज उस हाल में पहुंच गया कि चेला एक नहीं, विश्वगुरु का बैनर लटक रहा है, तो हम वही विश्वगुरु हैं। ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको लगता है कि क्रिश्चियन और जुडाइज्म के साथ खड़े होकर हम इस्लाम के खिलाफ एक नया एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये इस देश को पूरा अराजक बना के जाएंगे। ये देश को खून की नदी में बहलवा देंगे। ये लोग राक्षस लोग हैं कि ये अभी इसमें और आग लगाएंगे। अभी तो इनका है, अभी हम लोगों को और बुरे दिन देखने हैं। अभी मेरे हिसाब से तो ये अभी और हमारे देश का और बुरा करके ही पता नहीं क्या और कैसे अनफोल्ड होगा, ये मेरी समझ से परे है। वो भूमिका आज पाकिस्तान निभा रहा है और हम बैठ के देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो एक दलाल स्टेट है। अभी से हम लोग 5वें स्थान से धकलकर 6वें पर पहुंच गए रुपए की गिरती कीमत के कारण। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएंगे तो आपके साथ यही होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी तेजी के साथ भारत से बाहर। चिंता तो इस बात की होती है ना कि वो पाकिस्तान जो एक आतंकवादी मुल्क है, जो भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उसका वैश्विक मंच पर इस तरीके से उसका कद तो बढ़ेगा ही ना डिप्लोमेसी का, अगर वो इस दुनिया के सबसे बड़े खतरे में ना केवल अब वो फैसिलिटेटर की भूमिका में नहीं है, अब तो ये दिख रहा है कि मीडिएटर की भूमिका में है। तो पाकिस्तान, जिसको ट्रंप साहब अपने पहले कार्यकाल में किसी तरह की मिलिट्री मदद तक देने को तैयार नहीं थे, उसको मानते थे कि वो आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ता, अब एकदम पाकिस्तान से गलवैया चल रही है। तो भारत की डिप्लोमेसी के लिए और भारत के लिए तो मुश्किल, क्योंकि चीन के साथ उसके पहले से संबंध अच्छे और अमेरिका के साथ अब ऐसे संबंध कि जनरल आसिम मुनीर ऐसा लग रहा है लंगोटिया दोस्त हो गए ट्रंप साहब के। देखिए, भारत के अमेरिका से और रूस से, चीन से अलग तरह के रिश्ते हैं। भारत ने अपने आप को इधर मोदी जी के कार्यकाल में अमेरिका के ज्यादा करीब कर लिया है। इजराइल और अमेरिका के हम करीब हैं, हम अपनी ओर से करीब हैं, कम से कम वो अपनी ओर से जो भी समझे। तो उससे क्या है कि बहुत सारे हमारे नतीजे उससे मिलते जुलते आ रहे हैं। अब पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, अमेरिका को पाकिस्तान की भी जरूरत है और भारत की भी जरूरत है। और अमेरिका जब पाकिस्तान की जरूरत होती तो पाकिस्तान की पीठ ठोक देता है, जब भारत की जरूरत होती तो भारत की पीठ ठोक देता है। ये दोनों पट्टे उसके यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। उसके लिए तो अनुकूल स्थिति है। वो बड़ा भाई बना हुआ है और अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। दोनों लोगों में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन उनका बड़ा चमचा है।
तो ये फिलहाल इस प्रतियोगिता में हमारे देश में ये चूंकि पाकिस्तान को लेकर हॉस्टिलिटी बहुत है, हमारी 4 बार लड़ाई हो चुकी है, वो रोज हमारे यहाँ आतंकवादी ट्रेंड करके भेजता है, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। दोनों देशों में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें बहुत फैली हुई हैं। हाँ, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन उस रिकॉर्ड को उस जगह पहुंचाने में अमेरिका की भी भूमिका है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया था, जो आतंकवाद पैदा हुआ, जो वहां सलाफिज्म वहाबिज्म चला, जो तालिबान पैदा किए गए, ये सब अमेरिका ने कराया था, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ। तो अमेरिका में राष्ट्रपतियों के बदल जाने से थोड़ी बहुत भाषा बदल जाती है, बाद में तो वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं ना। तो इस एरिया में अब आज ईरान से बात करने के लिए उनके लिए सबसे मुफीद पाकिस्तान ही है, बॉर्डर है, मुसलमान है और पुराने संबंध हैं, और कोई कोई लिंक निकल आता है, फिर वो चीन को भी हैंडल कर सकता है। तो वो काम भारत नहीं कर सकता, इसलिए वो पाकिस्तान से की पीठ ठोक रहे हैं। बीच बीच में जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री जी की भी उनसे बात बात हो गई थी, क्या हुई है तो बहुत नहीं पता, जो उन्होंने बताया उससे नहीं कुछ समझ में आता। लेकिन इनकी भी पीठ ठोक दी थी, 2 लाइन इनके लिए भी बोली है, दो कल उन्होंने। तो ये वो करते रहेंगे, लेकिन बड़े भाई की भूमिका उन्हीं की रहेगी। बाकी लोग जो है अपना जय हो वाले में है, हम भी उसी में हैं जी। सर जय हो तो ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि भारत का तो सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम लगातार पाकिस्तान को एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं कि वो टेररिस्ट मुल्क है, रोग नेशन है। तो उस मुहिम को कैसे फिर मजबूती से रखेंगे अगर पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरीके से डिप्लोमेटिक उसका प्रभाव बढ़ेगा तो? क्योंकि अगर वो इस युद्ध को रुकवाने में कोई भूमिका निभा पाया तो उस कद को बढ़ने से तो नहीं रोक पाएंगे। देखिए, ये तो भारत की राजनीतिक कुशलता होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को अपनी कमजोर नस न बनाए। पाकिस्तान को हम जब कमजोर नस बनाते हैं तो हम बड़े नहीं होते, हाँ। पाकिस्तान बड़ा होता है। हम्म। इससे पाकिस्तान छोटा नहीं होता, हम्म। इससे पाकिस्तान बड़ा होता है। हाँ। दुनिया में जिसकी भी जहां कमजोर नस होती है, हम्म। जैसे चीन की कमजोर नस ताइवान है, हम्म। तो ताइवान के मुद्दे को चीन जब जब छेड़ेगा वो चीन के खिलाफ जाता है। हम्म। ऐसे ही भारत के लिए है। हम्म। भारत अगर पाकिस्तान को इग्नोर करेगा, अपना काम करता रहे, अपनी सुरक्षा करे, और जो काम होते हैं जो नहीं कहे जाते मीडिया में और फ्रंट पे, वो अलग चीज है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान केंद्रित होना हम्म। ये, हम्म। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में इस समय जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति सफल ही इस बात पे है कि वो पाकिस्तान और मुसलमान पे चल रही है। हम्म। उसका सिनेमा इसी बात पे सुपर हिट हो जा रहा है, धुरंधर नाम से। हम्म। उसकी राजनीति इसी में चुनाव दर चुनाव जीत जा रही है। हम्म। तो अब ये समझ में नहीं आएगा, देश के लिहाज से ये भारी नुकसान है, ब्लंडर है, खतरा है, हम्म। मूर्खता है। देश का तो भारी नुकसान हमने कर लिया इस तरह की राजनीति करके। लेकिन हम देश को कौन सोचता है, आदमी अपना सोचता है। बीजेपी आरएसएस को इससे फायदा हो रहा है, वो चुनाव जीत जा रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, आग लगी हुई, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? एक 30-40 लाख का मणिपुर है, वो तो हमसे संभल नहीं रहा, 3 साल 4 साल हो गए, आज कल भी वहां गोलीबार हुआ है। और पूरा दक्षिण भारत 18-20 करोड़ को हम छेड़ दिया है हमने, इस आज जो संसद में 2 दिन से हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर हमारा जहां था वहीं है, धारा 370 से हम पता नहीं क्या करने वाले थे, अभी तक तो कुछ उसमें जादू हुआ नहीं। बल्कि ये हुआ कि हम वहां की राज्य सरकार को राज्य सरकार के राइट ही नहीं दे पा रहे हैं। यानी वो स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं, हमें मार फोर्स लगानी पड़ती है, वहां लगी हुई है, जितनी लगी थी उससे ज्यादा लगी हुई है, असुरक्षा की भावना है। बीच बीच में साल 2 साल में एक बड़ी बड़ी घटनाएं वहां हो जा रही हैं, पुलवामा हुआ था, फिर वो दूसरा जो हुआ था बीच में अभी 2 साल पहले। हाँ। तो ये सब घटनाएं जो है, पहलगाम, पहलगाम वाला। तो और छोटी मोटी होती ही रहती हैं। तो कुल मिला जुला के हमारी नीतियों से जो भी इस समय की हैं, चुनाव तो जीते जा रहे हैं इससे, क्योंकि भाई 80% को आप 14% से डराएंगे तो 80% के वोट ज्यादा है, आप जीत जाएंगे। लेकिन देश हारता जा रहा है लगातार, और हम ऐसी चीजों को पैदा कर ले रहे हैं जो हमें आने वाले दिनों में भारी नुकसान करेंगी। पूरे आप साउथ को होस्टाइल कर रहे हैं। अगर वहां कोई अलगाववादी आंदोलन जैसी कोई चीज किसी ने डाली और उसको हवा मिल गई और उसको लोग पसंद करने लगे, जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा इस देश में? शीतल ये जी, सब जी। ये सब जी जी। जी बताएं।
सर, ईरान के साथ जब से ये युद्ध शुरू हुआ, इससे मुतल्लिक मेरा ये आखिरी सवाल होगा। तब से हमें ये कहा गया कि शुरुआत में शायद हमने ठीक कदम नहीं उठाया, लेकिन बाद में भारत सरकार ने भी कोशिश की कि दोनों ही पक्षों से बातचीत होती रहे। लेकिन कल परसों टीवी चैनल पर, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, गौरव आर्या जी, मेजर गौरव आर्या आए और उन्होंने कहा कि इजराइल पर 50 बम गजा पे और फेंकने चाहिए और लेबनान पे 100 बम और फेंकने चाहिए। तो ईरान के कई आधिकारिक हैंडल्स ने उस पर आपत्ति उठाई और कहा कि ये किस तरीके से बोला जा रहा है। तो कैसे कोई भी आकर के देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ भी इस तरीके की बातें बोल दे कि गजा पे 100 बम और लेबनान पर 50 बम और फेंके जाए, तो इसे कैसे रोका जाए? नहीं, ये तो सरकार को मैंने कहा वोट दिलाता है। हम्म। यही सब तो, ये तो इन्होंने पाल रखे हैं। ये अपने मन से कर रहा है क्या? एक 5-6 साल नौकरी की है उसने, फर्जी हाँ। आदमी है। हर टेलीविजन चैनल पे देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़वा रहा है। ये अपने आप थोड़ी कर रहा है। ये सरकार की और इस आरएसएस वगैरह की नीति है। हम्म। वो गाजियाबाद में एक बाबा बैठ के रोज मुसलमानों को गाली देता है। बीच में उस पर मुकदमा हो जाता है, फिर जमानत हो जाती है, फिर वो हीरो बन के निकलता है, फिर माला फूल पहनता है। कई गुंडा गिरोह हैं एनसीआर में जो इधर उधर मुसलमानों को पीट के और वो सब करके पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं। ये इन्हीं के वकील उनको छुड़ाते रहते हैं। तो ये सब जो सरकार की नीति है, एक्चुअली जो वो कर रहे हैं गौरव गौरव आर्या, इसको सरकार का परोक्ष समर्थन प्राप्त है। प्रत्यक्ष में सरकार झूठ बोल रही है कि हमसे उनसे कोई मतलब नहीं। इनका सबसे मतलब है। तो शीतल जी, टाइम्स मैगजीन की लिस्ट आई 100 प्रभावशाली लोगों की। तो हम लोग तो विश्व गुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक मंच के सबसे बड़े नेता हैं, और हमारे प्रधानमंत्री का उसमें नाम तक नहीं। ट्रंप भी है, नेतन्याहू साहब भी है, और बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री भी हैं, और नेपाल, छोटा सा मुल्क है, उसके नेपाल नए के भी हैं। प्रधानमंत्री भी हैं। और हम इतने बड़े मुल्क के हमारे प्रधानमंत्री को उसमें जगह नहीं दी गई। दरअसल ट्रंप इस बार जब से आए हैं तब से उन्होंने मोदी जी का पूरा बुखार उतार दिया है। हम्म। एक काम तो उन्होंने भयानक किया है। हम्म। मोदी जी का जो भी इंटरनेशनल ऑरा था, हम्म। ट्रंप ने वो शीट ही फाड़ दी। हम्म। और उन्होंने पिछले 6-8 महीने 1 साल में जितना जैसी जैसी बातें कही हैं, कोई अगर खुददार राजनेता होता तो अब तक वो ट्रंप से उसके संवाद खत्म हो जाते। हम्म। लेकिन चूंकि जैसा हम जानते हैं, ये जिस धारा के हैं मोदी जी, और जो धारा आरएसएस की है, हम्म। ये हमेशा ताकतवर के सामने इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार हमारी सरकार द्वारा ट्रंप के मामले में किया जा रहा है। क्योंकि ट्रंप एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रमुख है, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से। बिल्कुल। तो हम जिस तरह के हम हमारे लोग हैं, ये वो है जो अंग्रेजों से भी कभी नहीं लड़े, अंग्रेजों से मिल के चलते थे। ये ऐसे ताकतवर लोगों से हमेशा मिल के चलते हैं। जब मुगल थे तो ये उनसे मिल के चलते थे। ये नहीं, मतलब इनके पूर्वज जो भी इस तरह के सोच विचार के होते हैं। हम्म। तो आज ये भले राणा प्रताप को पूजें, शिवाजी को पूजें, भगत सिंह को पूजें और गांधी को भी पूजने पे मजबूर हो, हम्म। दिल से ये वो नहीं है। दिल से जो पावर ऑफ द डे होता है, ये उसके तलवे चाटने वाले लोग हैं। हम्म। तो ये राजाओं के पहले करते थे, आज तक राजाओं के पक्ष में बोलते हैं। जो इंदिरा गांधी ने राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म किया, तो यही लोग हैं जो उनके लिए कूद छटक रहे थे। यही लोग पहले से हमेशा उसी तरह की धारा इनकी रही है। तो अब ये क्या करेंगे? तो अब एक ताकतवर है तो उसकी ओर हो गए हैं, और उसके लिए देश का भारी नुकसान कर दे रहे हैं। लेकिन इनको वो सब नहीं है, अपना फायदा, इनका फायदा है उसमें। तो ये ऐसे ही करते हुए हमें नजर आएंगे। और वो 100 की लिस्ट हो चाहे 1000 की लिस्ट हो, उसमें वो जो विश्व गुरु वाला तो बैनर राजीव शुक्ला ने जैसा हाउस में बताया था, वो हाँ। ऑलरेडी उस हाल में पहुंच गया कि चेला एक नहीं, विश्व गुरु का बैनर लटक रहा है। तो हम्म। हम वही विश्व गुरु हैं, और हम किसी बात पे बोल नहीं सकते। सवाल ये है, जब आप एक इस तरह की लॉबी में चले जाते हैं, तो आप नहीं चाहते कि ट्रंप साहब किसी बात से आपसे नाराज हो जाएं। तो हम्म। ट्रंप भले ही रोज इनको चाहे जो कहते रहें, ये चुप रहते हैं उस मामले में। हम्म। तो ये जब भी जो भी ताकतवर होगा उसके सामने अगर ये चले जाएंगे तो फिर ये ऐसे ही रहेंगे। क्या ये दुनिया भर के गोदी मीडिया, हमारे देश के गोदी मीडिया, क्या कुछ सीखेंगे या कुछ बदलाव आएगा या कुछ नहीं? नहीं नहीं, ये इस देश को पूरा अराजक बना के जाएंगे। हम्म। ये देश को खून की नदी में बहलवा देंगे। ये लोग राक्षस लोग हैं हमारे देश में। ये पूरे देश को खून खच्चर में जब तक बदल नहीं देंगे, तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। हम्म। इतना इन्होंने नुकसान कर दिया है, इतनी नफरत पैदा हो गई है समाज में, हम्म। इतनी मतलब अविश्वास आपस में है हम्म। कि ये अभी इसमें और आग लगाएंगे। अभी तो इनका है,
अभी हम लोगों को और बुरे दिन देखने हैं। अभी मेरे हिसाब से तो ये अभी और हमारे देश का और बुरा करके ही, पता नहीं क्या और कैसे अनफोल्ड होगा, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन जो इनका आचरण है वो वही है जो आपने गौरव आर्या के बारे में बताया। एक अंतिम सवाल और शीतल जी आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था और आर्थिक मामलों पे बड़ा करीब नजर रखते हैं। तो हमारी तो अर्थव्यवस्था के बड़े जयकारे किए जा रहे थे सर, और अभी तो युद्ध के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आने में तो अभी थोड़ा और समय लगेगा। कई और गंभीर चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी से हम लोग 5वें स्थान से धकलकर 6वें पर पहुंच गए हैं रुपए की गिरती कीमत के कारण। तो क्या ये तो बड़ी वो क्या कहा जाए कि विषम स्थिति आगे के लिए दिखाई दे रही है। एक्चुअली उस आंकड़े को उस तरह से कभी हमें देखना ही नहीं चाहिए। वो जो हाँ 6 देश जिनकी हाँ। बात आप कर रहे हो, उस 6 देश में हमारे अलावा किसी की पर कैपिटा इनकम $50,000 से कम हाँ। ही नहीं है। हम्म। हमारी $3,000 भी नहीं है। हम्म। $3,000 में हमारे दक्षिण के राज्यों को हटा दो तो ये घट के $1,800 आ जाएगी। बिल्कुल। $1,800 में बीजेपी शासित राज्य ले लो तो ये $1,200 आ जाएगी। $1,200 में अगर आप ये डिस्पैरिटी वाला 10% आबादी हटा दो तो ये $800 से भी कम होके $600 आ जाएगी। जो दुनिया के सबसे दरिद्रतम आबादी का है वही हमारे हाल है। हमारे देश के 50% औरतों के शरीर में रक्ताल्पता है, यानी उसमें वो जरूरी तत्व नहीं है हाँ। जिसकी वजह से खून, उनकी आंख यूं करिए अगर आप तो ये लाल की जगह सफेद मिलेगी। हम्म। उनका खून में लाल कण नहीं है भाई। 40% बच्चे कुपोषित हैं। और आप बहुत पिछले 12 साल हो गए आज मजदूर चिल्ला रहा है जिनको पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है। अंबानी का चैनल उनको पाकिस्तानी एजेंट बता रहा है। हम्म। वो मजदूर बेचारा 12 साल हो गया उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। अभी 29 को वोट पड़ेगा, 5-6 बजे से आप देखना पेट्रोल डीजल कहाँ जाएगा, गैस कहाँ जाएगी। सर जब इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी तो सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है, और महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो सर जी। भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? एक तरफ अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंध, और जिस तरीके से आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रम्प के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रहते हैं। और तो किस तरह से भारत चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन के करीब भी पाकिस्तान और अमेरिका के करीब भी पाकिस्तान। तो भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? देखिए विक्रांत, आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। भारतीय मीडिया पे टिप्पणी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उस पर टिप्पणी करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी और दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, जो सरकार का एजेंडा सुबह से शाम तक परोसते रहते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी को हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल। ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अविश्वास कर रहे थे, हम्म। और दूसरे टर्म में वही पाकिस्तान और उनके सेना प्रमुख आज ट्रंप के विश्वस्त बन के सामने आए हैं। ये जो टर्न अराउंड है, ये टर्न अराउंड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कमजोरी का पूरी तरीके से एहसास है, और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है और जो बाहरी उनकी छवि है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसका यह नतीजा है कि जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं, तब से लगातार उन्होंने ये कोशिश की है कि चीन के साथ तो उनके रिश्ते अच्छे थे ही, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए, और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। हम उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका की तो आसिम मुनीर चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वो तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये चापलूसी का जो एक आरोप पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, दरअसल ये कहीं ना कहीं अपनी खीज को छुपाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका का भी दोस्त है, वो चीन का भी दोस्त है, ईरान भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और वो 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट में से एक का
निवारण करने की किरदार में आज वो दिखाई पड़ रहा है। हम इसकी तारीफ करें ना करें, क्योंकि हम भारतीयों की पाकिस्तान को लेके एक अजीब तरीके का पूर्वाग्रह है, और हम उस पूर्वाग्रह से सच्चाई को शायद देखना भी नहीं चाहते। और आज की जो विचारधारा जो देश के ऊपर है, वो तो बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो उनके लिए, उनकी विचारधारा के लिए, भारत की सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार है, उसके लिए यह तर्क अच्छा हो सकता है कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। लेकिन अभी कल ही मैंने एक मशहूर पत्रिका पॉलिटिको में, जो ऑनलाइन मैगजीन है, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा लेख पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, और जो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग ग्लोबल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी बढ़ी है। और क्यों नहीं बढ़े? अगर वो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है, फॉर व्हाट एवर रीजंस, चाहे वो ट्रंप की चमचागिरी की वजह से, चाहे वो चाइना की चमचागिरी की वजह, चाहे किसी भी कारण से, बिल्कुल, लेकिन उसके किरदार को तो आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दरअसल हमारी जो विदेश नीति है, उसका सबसे बड़ा संकट यह है कि इस वक्त हमारे पास कोई पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। और ब्यूरो एक 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 कामयाब ब्यूरोक्रेट को आपने विदेश मंत्री बना रखा है, जिनकी एकमात्र भूमिका है दुनिया के तमाम देशों में जाकर घूमना और ऐसे ब्रेजन स्टेटमेंट्स देना जो आपकी विदेश नीति की का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि हमारी विदेश नीति जब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आगे बढ़ती, विचारधारा की वजह से आगे निर्धारित होती, तब ये दिक्कत पैदा होती है। हम इजराइल के साथ क्यों इतने करीब हो गए? हम अमेरिका के साथ इतने करीब क्यों हो गए? क्योंकि ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको लगता है कि क्रिश्चियन और जुडाइज्म के साथ खड़े होकर हम इस्लाम के खिलाफ एक नया एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप पूरी तरीके से इजराइल के साथ गए, अन्यथा कोई कारण नहीं था। ईरान हमारा सदियों का नहीं बल्कि शताब्दियों का दोस्त है, और इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमें दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना चाहिए था। लेकिन जब विचारधारा से प्रभावित होकर हम इस तरीके का काम करते हैं, तब ऐसी दिक्कतें और अड़चनें पैदा होती हैं। लेकिन ये अजीब त्रासदी है कि जो भूमिका भारत को निभानी चाहिए, वो भूमिका आज पाकिस्तान निभा रहा है, और हम बैठ के देख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि वो एक दलाल स्टेट है। हमें सोचना चाहिए था कि हम वो भूमिका क्यों नहीं निभा पाए। और विक्रांत, आप जरा सोचिए कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच की शांति वार्ता अगर दिल्ली में हो रही होती तो क्या होता? आप जरा सोच के देखिए कितने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा होते। जब G20 की मीटिंग हुई और उसकी सदारत भारत ने की, तो कितना बड़ा आभा मंडल खड़ा कर दिया गया प्रधानमंत्री को लेके। बिल्कुल। तो हम दरअसल एक खिसियाए हुए राजनीतिक पार्टी का जो दम्भ है, उसको झेलने के लिए अभिशप्त है। जब हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए सालों से अपना भारत रुख रखता रहा है, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुश्किल होगी ना। जब पाकिस्तान का इतना अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बढ़ेगा, तो भारत की उस मुहिम को तो धक्का लगेगा। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे I.K. गुजराल साहब, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जब वो कहते थे कि भारत की विदेश नीति जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, और भारत की जो पाकिस्तान नीति है वो कश्मीर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि भाई, अगर आप पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो उसमें कश्मीर एक मुद्दा है, लेकिन कश्मीर ही अगर मुद्दा हो जाएगा तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर पाएंगे। सर, एक चीज और समझा दीजिए कि टाइम्स मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट छापी है, तो उसमें ट्रंप साहब भी है, नेतन्याहू जी भी है, हमारे पड़ोसी नेपाल के नए प्रधानमंत्री जी भी है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जी भी है। विश्व गुरु तो हम हैं सर, फिर हम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए था जो अपना ढिंडोरा पीट रहे थे पूरी दुनिया के अंदर। आज आपकी स्टैंडिंग कहां पे है? हर तीसरे दिन एक विज्ञापन, एक सर्वे छपता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो फिर आपका नाम दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट में सबसे पहला होना चाहिए ना। आज आप कहीं नहीं है। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएंगे, तो आपके साथ यही होगा। और क्यों अलग थलग पड़े हुए हैं? आपके यहाँ
एक क्रिकेटर बांग्लादेश का मैच खेला केकेआर की तरफ से, आपने उसको यहां से निकलवा दिया। आप सोचिए कि सिर्फ सवाल उस क्रिकेटर का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि आपने अपनी विदेश नीति, अपनी डिप्लोमेसी कैसे कंडक्ट की। जब आप तरीका दूसरा निकाल लेते हैं और आप उनके क्रिकेटर को जब आप वापस भेज देते हैं, तो पूरा का पूरा देश अपने आप को अपमानित महसूस करता है। आपको अंदाजा ही नहीं कि अगर बांग्लादेश वो देश है जो अगर आपका दोस्त नहीं होगा तो आपके नॉर्थ ईस्ट में तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और यही तो चीन चाहता है, यही चीन चाहता है। हम आईएमएफ के डाटा में 6वें स्थान पर लुढ़क कर पहुंच गए। भारतीय रुपए की गिरती कीमत का बड़ा कारण रहा है। तो इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे या ये सब चीजें चलती रहेंगी? ये चिंता करती है देश को या नहीं करती सर? पहली बात स्पष्ट ये है कि जो 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 फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी तेजी के साथ भारत से बाहर जा रहा है। बिल्कुल, बहुत तेजी के साथ भारत जा रहा है। और पिछले 6 साल में 4 बार ऐसा हुआ है जब भारत का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा बाहर गया है। इसका मतलब, और साथ साथ जो भारत की कंपनियां हैं उनकी दिलचस्पी भारत में इन्वेस्टमेंट करने की तुलना में विदेशों में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि भारत की इकोनॉमी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। अगर प्रोडक्टिव होती तो अपना पैसा यहां लगाते। हमारी इकोनॉमी उतनी आकर्षक नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है।